स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, रिसेंटली हरियाणा पुलिस ने पलवल डिस्ट्रिक्ट से एक यूट्यूबर को अरेस्ट किया जिसका नाम है वसीम अकरम। अब इसके ऊपर आरोप ये है कि पिछले 3 साल से ये पाकिस्तान की ISI यानी उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ ये जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान को ये पिछले 3 साल से इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा था और सिम कार्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहा था। इसकी व्हाट्सएप चैट्स रिकवर करती है हमारी साइबर सेल और वहां से पता चलता है कि कैसे ये पिछले 3 साल से अपना पूरा सिस्टम जो है वो चला रहा था। अगर देखा जाए तो ये एक यूट्यूबर है, इसका यूट्यूब में एक चैनल है जिसमें ये मेवात रीजन की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, उसको वीडियोस के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो जिनको नहीं पता कि मेवात रीजन कौन सा है, तो यहां पर आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे, हरियाणा के, राजस्थान के एंड आपका जो है यूपी का। तो हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हरियाणा का फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, राजस्थान का अलवर और भरतपुर है और यूपी का मथुरा है। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के मेवात बनता है और इसके बारे में ये जो है ये वीडियोस बनाता है। अब इसको पकड़ा कैसे गया? 26 सितंबर को मैं आपको बताना चाहता हूं, 26 सितंबर को इससे पहले तौफिक को पकड़ा गया था जो सेम काम कर रहा था पिछले 3 साल से, 2022 से। और इसने जो है, जब इसको अच्छा खासा इससे कार्रवाई, इससे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि इसके साथ साथ जो है अकरम भी है, वसीम अकरम भी है जो सेम काम कर रहा है, इसी के साथ काम कर रहा है। तो इस तरीके से इनका पूरा का पूरा जो है खुलासा होता है कि ऐसे काम कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर ना बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो ब्रिगेडियर प्रताप की है। आपने एक फिल्म देखी होगी, शौर्य फिल्म, अगर देखी है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वहां पर वो फिल्म के अंदर जो ब्रिगेडियर प्रताप है एक स्टेटमेंट बोलते हैं। वो स्टेटमेंट ये होती है कि देश का जो दुश्मन होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि देश के बाहर है और वो आपको आपके इश्यूज को, आपकी सिक्योरिटी को वो चैलेंज कर रहा है। देश का दुश्मन जो होता है देश के अंदर भी बैठा होता है, जो दीमक की तरह जो है देश को खत्म करने की कोशिश करता है। और ये जो एग्जाम्पल्स है ये उसी के एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इनफैक्ट ये तो नॉर्मल लोग है, कोई यूट्यूबर है, इस तरीके से हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जहां पर अच्छी खासी पोजीशन, अच्छी खासी आपने देश को सर्विस दी, अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई किया, फिर भी आप आगे जाके पकड़े जाते हो कि आपने जो है इंफॉर्मेशन शेयर की है टू द पाकिस्तान या हमारा जो दुश्मन देश है। अंडरस्टूड? तो इसके केसेस को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, बट बिफोर दैट लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉइंट कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, जहां पे आपको देखने को मिलेगा we are going to talk about the challenges to the internal security through the communication network, role of media and social media sites in internal security challenges। तो इसको हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आपके मेंस पर्सपेक्टिव में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी जनरल अवेयरनेस जो है उसको बढ़ाने में भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में हम सोशल जो हाई प्रोफाइल केसेस है उनको भी हम देखेंगे कि कैसे एक ब्रह्मोस मिसाइल का एक सिस्टम इंजीनियर है, वो इस एस्पेनेज के पूरे केस के अंदर फंसा है। मतलब ही वाज इन्वॉल्वड इन दैट कि ही वाज शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू द पाकिस्तान। एक DRDO का डायरेक्टर है, ही वाज इन्वॉल्वड कि ही वाज शेयरिंग द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू द पाकिस्तान। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा का केस आप सभी ने देखा ही होगा। इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कि मान लीजिए कोई इस तरीके की हरकत में पकड़ा जाता है तो हमारे देश के अंदर ऐसा कौन सा कानून है जो उसके ऊपर लागू होगा। इसके साथ साथ क्या पनिशमेंट है, राइट, कि कितना क्या डेथ पेनल्टी मिलती है ऐसे लोगों को, या लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट मिलता है या फिर छोड़ दिया जाता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि सोशल मीडिया जो है या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कैसे नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को। अंडरस्टूड? तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे दे दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जहां पर सबसे पहला जो केस आता है वो आता है प्रदीप कुरुलकर का। अब ही वॉज बेसिकली एलुमनाई ऑफ जो ये आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है उसके एलुमनाई थे, और इसके साथ साथ जो है ये DRDO के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं, और ही वॉज कॉट ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन टू द पाकिस्तान, राइट, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद द पाकिस्तान। अब आज के समय जो है ही इज बेसिकली ये यरवदा जेल के अंदर है।
जुडिशियल कस्टडी में है, बेल की इन्होंने पिटीशन लगाई लेकिन इट वाज रिजेक्टेड। तो इस तरीके से जो है ही वाज इन्वॉल्व्ड इन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन टू द पाकिस्तान। महाराष्ट्र का जो एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उन्होंने पकड़ा है इनको और फिर इसको जो है आगे जाके जुडिशियल कस्टडी में, अभी तक भी ये जुडिशियल कस्टडी में है। अब एक केस तो ये हमारे सामने आ गया, हाई प्रोफाइल केस। एक और केस मैं आपको बताता हूं जिसमें इन्वॉल्व है आपका जो निशांत प्रदीप कुमार अग्रवाल, एक ये सीनियर सिस्टम इंजीनियर थे ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो आप सब जानते होंगे ब्रह्मोस हमारा जो मिसाइल का पूरा पूरा जो सिस्टम है उसका इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, इसके ये सिस्टम इंजीनियर रहे और यहां पर ही वाज इन्वॉल्व्ड इन शेयरिंग दोज क्लासिफाइड डिफेंस इंफॉर्मेशन। ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इन्होंने शेयर की टू पाकिस्तान आईएसआई, जिसकी वजह से इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया 2018 में। यूपी एटीएस इन्वॉल्व थी और महाराष्ट्र एटीएस थी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के बेसिस पर इनको जो है सारा का सारा इनको पकड़ा गया। उसके बाद जो है अभी रीसेंट पास के अंदर आपने सभी ने सुना होगा ज्योति मल्होत्रा। नाउ शी वाज इन्वॉल्व्ड, है ना, और काफी सारे इनके ऊपर जो है आरोप लगे कि ये पाकिस्तान में गई, वहां पे पाकिस्तान की जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है उसके साथ इनके कनेक्शंस थे और साथ ही साथ जो है शी वाज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल थिंग्स, राइट। पिछले एकदम से इनका जो है पूरा का पूरा जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो इंप्रूव हो जाता है और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, राइट। इनके साथ साथ और 5 लोग थे जो इन्वॉल्व थे, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। जैसे कि जो पाकिस्तानी जो एजेंट्स होते हैं वो क्या कर रहे थे, वो पहले इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इंडियंस में जो जो टारगेटेड लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। उसके बाद उनको जो है ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, वो ग्रुप्स जो व्हाट्सएप के अंदर चल रहे हैं या टेलीग्राम में चल रहे हैं, और फिर उनसे जो है इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है और उनको पैसा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से इनका बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, राइट। तो ये सारे फेमस केसेस जो मैंने अभी आपके सामने शेयर कर दिए। अब देखिए बहुत सिंपल है कि लीगल फ्रेमवर्क हमारा क्या है एस्पेनेज इन इंडिया। एस्पेनेज इन इंडिया का कोई हमारा कानून है, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति जासूसी करता हुआ पकड़ा जाता है तो ऑब्वियसली वो हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, हमारी सोवरेनिटी के लिए थ्रेट है और हमारी इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए हमारे पास जो है सबसे पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जिसके अंदर कुछ सेक्शन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट, जो प्रोटेक्ट करता है। एक ऐसा कानून है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, जिसके अंदर जो कानून है वो प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। इसके अलावा जो है हमारी भारतीय न्याय संहिता है 2023, जिसके अंदर भी कुछ ऐसे कानून सेक्शंस हैं जो इंक्लूड करते हैं प्रोविजन फॉर एस्पेनेज, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट मेजर कानून हैं जिसको हम देखने वाले हैं। तो इसमें आप देखिएगा सबसे पहले तो पनिशमेंट क्या मिलती है। देखिए सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन 1923 जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन शेयर करता है किससे रिलेटेड, सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, जैसे कि मिलिट्री प्लान शेयर कर दिए, कोई वेपन डिटेल शेयर कर दी, या फिर डिफेंस लोकेशन के इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर दी टू द फॉरेन एजेंट या फिर एनिमी नेशन को, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी अंडर दी ओएसए दैट इज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, वो होगी अप टू 14 इयर्स की इंप्रिजनमेंट, 14 साल की इंप्रिजनमेंट। और इसको जो है अगर और ज्यादा सीरियस हमें देखने को लगा कि केस और सीरियस है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो भी पॉसिबल है, राइट। इसके साथ साथ सेक्शन 4 भी है ओएसए का, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का, जिसमें प्रावधान ये दिया गया है कि पनिशमेंट अप टू 2 इयर्स फॉर द अनऑथराइज्ड कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन एजेंट, जहां पर आपको लेस सीरियस जो है केसेस के अंदर आपको 2 साल की सजा, और अगर बहुत सीरियस है तो ऑब्वियसली आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकती है। इसके साथ साथ हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर भी सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 कहता है कि कुछ केसेस के अंदर जहां पे लेस सीरियस एस्पेनेज एक्टिविटीज है तो उसमें आपको जो सेंटेंस मिलेगी वो 3 साल और फाइन मिलेगा, ठीक है। तो आपको 3 साल की जेल जाना पड़ेगा और फाइन हो सकता है। और इसके साथ साथ बीएनएस 2023 का एक और सेक्शन है जो है सेक्शन 152, जो कहता है कि अगर आपने देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को थ्रेटन करने की कोशिश की, आपकी कोई भी ऐसी हरकत है जहां पे आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, कुछ जासूसी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जो है डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई जा सकती है।
ठीक है। तो ये सारी हमने देख लिया कि क्या क्या लीगल पनिशमेंट्स मिल सकती है अगर आप इन अपराधों के अंदर जो है फंस जाते हो। ठीक है, इन अपराधों के अंदर जो है आरोपी साबित हो जाते हो। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि कैसे ये जो सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, इनका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने एक टॉपिक लिया था मुजाहिदीन आर्मी। तो कुछ दिन पहले जो है यूपी के अंदर यूपी एटीएस ने कुछ 3-4 लोगों को पकड़ा, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे जो क्या कर रहे थे, मुजाहिदीन आर्मी बना रहे थे। अब इस आर्मी का मकसद ये था कि देश का जो संविधान है उसको खत्म करके जिहाद उसको खत्म करके बेसिकली जो शरिया कानून है उसको लेकर आना, और साथ ही साथ जो दंगे हैं हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, इस तरीके से कम्युनल टेंशन जो है वो क्रिएट करना। राइट, अब वो किस तरीके से ये कर रहे थे, उनका जो ऑपरेशन था, कैसे वो कार्रवाई कर रहे थे, उसको आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के समय सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है रेडिकलाइजेशन का। जिसका मतलब ये है कि आजकल जो रेडिकलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करके डिजिटल रेडिकलाइजेशन बढ़ती जा रही है। जहां पर क्या किया जा रहा है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, या फिर टेलीग्राम जो है यहां पर भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है बाय दी टेररिस्ट ग्रुप्स या फिर ऐसे रेडिकल लोगों के द्वारा, ताकि वो और ज्यादा इन्फ्लुएंस अट्रैक्ट कर सके आम जनता को, और कोई ना कोई तो फंस जाएगा, चाहे अपने उसके बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक एक परेशानियां होगी, और कुछ ना कुछ उसकी परेशानी को सॉल्व करके उसको इन्फ्लुएंस करके ऐसी जगहों पे अट्रैक्ट करके जो है आपसे काम करवाया जा सकता है। राइट, तो यहां पर क्या है, प्रोपोगेंडा अपना एक तरीके से बायस या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक के साथ शेयर करना, ताकि इन्फ्लुएंस कर सके पब्लिक ओपिनियन को, कोऑर्डिनेशन करना, इसके अलावा रिक्रूटमेंट करना। तो यही तरीका होता है रेडिकलाइजेशन। आजकल डिजिटल रेडिकलाइजेशन इसी तरीके से ज्यादा बढ़ाई जा रही है। अब आगे चलते हैं और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ केसेस डिस्कस करता हूं। ये बेसिकली केसेस मैंने लिए हैं फ्रॉम दी शालिनी भारती। इनका एक जनरल है अंडरस्टैंडिंग द ऑनलाइन जिहादी रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। इसमें इन्होंने कुछ केसेस जो हैं वो शेयर किए हैं, जहां पर क्या हुआ पिछले 5 सालों के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। तो 2023 के अंदर जो है एनआईए ने केस दायर किया, जहां पर आपको देखने को मिलेगा एक मोहम्मद सद्दाम और सईद अहमद है। वो क्या कर रहे थे, वो इस तरीके से उनका प्लानिंग ये था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर देंगे। राइट, उसको क्या कर देंगे, ओवरथ्रो कर देंगे, और जिहादी चैनल जो है वो रन कर रहे थे टू रिक्रूट द यूथ एंड कलेक्ट द आर्म्स एंड फंड्स। तो यहां पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग, और इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि गवर्नमेंट जो अभी चल रही है या फिर पूरा सिस्टम जो तंत्र है भारत का चल रहा है उसको सब ओवरथ्रो कर देंगे, रिक्रूट करेंगे यूथ को और उसको रेडिकलाइज किया जाएगा, उसको जो है वो वायलेंट एक्टिविटी के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के केस हमें देखने को मिलते हैं। 2001 के अंदर भी क्या होता है, मोहम्मद आमीन है जो कि ISIS जो प्रोपोगेंडा है वो रन कर रहा था। कैसे वो प्रोपोगेंडा चला रहा था, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसे कि आपका टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम है या फिर हूप है। अब वो रेडिकलाइज कर रहा था युवाओं को कि आप आइए, पूरे देश भर से आइए और जम्मू कश्मीर में चले जाइए और वहां पर टेरर एक्टिविटीज कीजिए। राइट, तो इस तरीके से एनआईए ने यहां पर इसको पकड़ा। उसके बाद जो है मोहम्मद इकबाल शांतिल कुमार है जो कि क्या कर रहे थे, एंटी हिंदू कंटेंट जो है फेसबुक के अंदर वो अपलोड कर रहे थे, एंटी हिंदू कंटेंट फेसबुक पे अपलोड कर रहे थे, और उनका जो कनेक्शन था वो ISIS के साथ जुड़ा था, और भी कुछ टेररिस्ट संगठन थे उनके साथ जुड़ा हुआ था, और सोशल मीडिया में लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। 2021 में एक और केस होता है जहां पर अब्दुल्ला और सरवन कुमार होता है, जो क्या कर रहे थे, वो फेसबुक में ऐसे मैसेजेस, भड़काऊ मैसेजेस डाल रहे थे जैसे कि रिलीजियस लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो भड़के और ज्यादा कम्युनल टेंशन भारत के अंदर होती जाए, और एक तरीके से गृह युद्ध जो है भारत के अंदर जो है शुरू हो जाए। राइट, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे ऑनलाइन प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा था, कैंपेन्स चल रही हैं, इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, पब्लिकेशन, और पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है, पूरा का पूरा जो रेडिकलाइज मैसेजेस हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये मल्टीपल केसेस हैं जो यहाँ पे आपके सामने हैं। इसके साथ साथ जो है सोशल मीडिया में आज के समय जो सही इंफॉर्मेशन है वो
कम स्प्रेड होती है और जो मिस इन्फॉर्मेशन या फेक इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। अब यहां पर आप देखिए एनसीआरबी का डेटा है कि जो कहता है कि आफ्टर द पैंडेमिक, मतलब जो कोविड पैंडेमिक था या पैंडेमिक के दौरान था, ये जो इस तरीके के केसेस हैं जैसे कि फेक न्यूज है, रूमर्स है, इनकी जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले, यानी कि 214% राइज हमें वो केसेस के अंदर देखने को मिलते हैं, राइट। पर पैंडेमिक से पहले अगर आप देखेंगे तो 2019 में इट वाज जस्ट 486 केसेस एंड 2018 में 280 केसेस थे। लेकिन जैसे ये पैंडेमिक ईयर आया, लोगों के पास ये जो केसेस थे, जो रूमर्स और फेक न्यूज और मिस इंफॉर्मेशन, ये फैलना शुरू हो गई और 1500 से ज्यादा जो है एनसीआरबी ने केसेस को पकड़ा, राइट। चलिए, तो इस तरीके से है ये इन फेक न्यूज को स्प्रेड करने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया एक काफी इफेक्टिव टूल है फॉर द हनी ट्रैपिंग, फिशिंग एंड एस्पेनाइज। एस्पेनाइज का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हनी ट्रैपिंग के लिए भी सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव टूल है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति वो 10 अकाउंट खोल के किसी, अगर उसको जो है लड़के को अट्रैक्ट करना है या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अट्रैक्ट करना है, मिलिट्री पर्सनल को अट्रैक्ट करना है, तो वो लड़की का अकाउंट खोल लेगा और इस तरीके से आगे प्रोसेस चलता जाएगा और कोई ना कोई तो इसके अंदर फंस जाएगा। और ऐसे बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हनी ट्रैपिंग की जाती है। इसके साथ साथ जो है, जैसे इनफैक्ट मैंने आपको जो उनका एग्जाम्पल दिया था, वो जो ब्रह्मोस के जो सिस्टम इंजीनियर थे, ही वाज आल्सो हनी ट्रैप्ड। तो वहां पर क्या है, वहां पर पहले तो सोशल मीडिया, फेसबुक पे प्रोफाइल जो है से उनको कांटेक्ट किया जाता है, कोई ऑपोजिट जेंडर का उन्हें कांटेक्ट करता है और उसके बाद जो है आगे प्रोसेस चलती है, आगे वो फंस जाते हैं उस हनी ट्रैपिंग में और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो इस तरीके से हनी ट्रैपिंग बहुत इफेक्टिव टूल होता है, एस्पेनाइज किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है फिशिंग है या हनी ट्रैपिंग या एस्पेनाइज, इस तरीके से, राइट। तो आज के समय आप देखिए तो सोशल मीडिया के कौन से, जैसे कि रेडिकलाइजेशन रिस्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके अलावा डिस इन्फॉर्मेशन थ्रेट होता है, एस्पेनाइज पोटेंशियल है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ही ये हो रही है और बढ़ते जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव्स भी हैं सोशल मीडिया के, क्योंकि आपको फास्ट कम्युनिकेशन, यानी कि आपको अगर जल्दी गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या गवर्नमेंट का क्या स्टेटमेंट है इस पूरे के पूरे मामले में, तो वो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट से देख सकते हो या गवर्नमेंट के पीआईबी से चेक कर सकते हो, राइट। गवर्नमेंट के सोशल हैंडल से चेक कर सकते हो। अवेयरनेस टूल भी है सोशल मीडिया, राइट। और काफी ज्यादा एजुकेशनल और एक तरीके से एक पैसे कमाने का जरिया भी है। लोग वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे और वो अपना जो है रोटी कपड़ा मकान पूरा कर रहे हैं। इनफैक्ट उससे भी ऊपर की जो नीड्स हैं, अपनी डिजायर्स तक को पूरा कर पा रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। सो राइट, तो दोनों तरफ है, डबल एज स्वॉर्ड है सोशल मीडिया। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए साइबर लॉस को, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए और एआई बेस्ड जो मॉनिटरिंग है, एआई बेस्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके फिल्टर कर देना चाहिए जितना भी कंटेंट आ रहा है। अगर एंटी नेशनल है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म है या फिर रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने वाला कोई कंटेंट है, तो उसको एआई एमएल के माध्यम से जो है फिल्टर करके ही वो सारा कंटेंट आगे जाना चाहिए पब्लिक तक। तो ये सारे स्टेप्स उठाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट हम लोग अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के इस चैलेंजेस को जो है वो सॉल्व कर पाए। और साथ ही साथ आप मुझे जरूर ये बताइएगा कि कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी के पास डिजिटल लिटरेसी तो नहीं है। वो सोशल मीडिया में जाता है और क्लिक कर करके जो है वो कुछ भी आगे तक पहुंच सकता है, जिसमें शायद वो जाने अनजाने में अनलोइंगली वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तो ऐसे लोगों को कैसे हम कैसे हम उनको रोक सकते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो है अनइंटेंशनली जो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बता दीजिएगा, राइट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ और मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, सो दैट आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेशन कि मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।